कैसे हैं आप सभी लोग। तो उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी उत्तराखंड टेस्ट सीरीज की तरफ से इतिहास की हमने जो क्लासेस करी थी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, आई होप आपने देख ली होगी। वो हमने एज अ डेमो भी डाली थी और आज हम इतिहास की ही क्लासेस शुरुआत भी कर रहे हैं। इतिहास की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हड़प्पा काल हमारा हो चुका था। हड़प्पा काल में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस थी, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो सब मैंने बता दिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल। हड़प्पा काल के बाद एक प्रकार से वैदिक काल की ही शुरुआत हो जाती है हमारे भारत में। लेकिन जो हड़प्पा काल के कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। आज ज्यादा लिखने का काम नहीं है, आपका नोट्स वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ आप आज समझेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता है क्या, वैदिक काल क्या है, उसका एक मैं बस थोड़ा सा आपको बता दूंगी। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता को जानेंगे। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी बट आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा काल, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। हड़प्पा सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व से तक आते आते लगभग समाप्ति की ओर जा रही थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या है कि धीरे धीरे जो है उसका पतन होता जा रहा था हड़प्पा सभ्यता का। तो जब हमारी हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा ना, तो उसके बाद जो है आर्य लोग जो है हमारे भारत में आए। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था तो वो मैं आपको बताऊं तो हड़प्पा सभ्यता का पतन में बहुत से कारण दिए जाते हैं, जिसमें से तो एक कारण ये रहा है कि चलो इसे हाथ फटाफट से हड़प्पा सभ्यता के कारण भी जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बहुत से कारण है। एक तो बताया जाता आग लगना, यानी कि वहां आग लग गई थी। आग लगने की वजह से क्या है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई थी। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप आए थे, भूकंप के झटकों की वजह से क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का समापन हुआ। तीसरा था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब जलवायु का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और परिवर्तन की वजह से जो वहां नदी आती थी, उनकी जो मेन नदी थी सिंधु नदी, तो वो सिंधु नदी क्या है धीरे धीरे सूखने लगी, सूखा पड़ गया। और उस क्षेत्र में सूखा पड़ने की वजह से कुछ लोग जो है माइग्रेट कर गए, दूसरी जगह माइग्रेट कर गए, या फिर उनकी जो है कुछ प्रतिशत लोगों की क्या है मौत हो गई। जो कुछ बच्चे कुछ तो वो लोग क्या हुआ उस क्षेत्र से माइग्रेट कर गए। और दूसरा ये बताया जाता है कि प्लेट विवर्तन की मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था। दो प्लेटों के टकराने से जो भूकंप भी आता है, ये आपको मैं और अच्छे से भी बताऊंगी। तो उससे क्या होता है प्लेट विवर्तन की जो हमारी प्लेट है, ये प्लेट क्या है ये तो मैंने बता दिया था आपको। जो प्लेट्स हैं वो टकराई या फिर एक दूसरे से दूर हुई, तो इससे क्या हुआ जो सिंधु नदी है उसने अपना रास्ता बदल दिया। सिंधु नदी और सरस्वती नदी, क्योंकि ये भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी सिंधु के पास में बहती थी, लेकिन अब वहां नहीं बहती है। तो सरस्वती नदी सिंधु नदी अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता बदलने की वजह से क्या हुआ कि उस क्षेत्र में पानी का बहुत ज्यादा अभाव हो गया। अभाव हुआ तो कृषि कार्य छूट गया, और कृषि कार्य छूट गया तो उत्पादन के लिए ज्यादा उनके पास कुछ रहा नहीं। और ऐसे में क्या हुआ कि उनकी सभ्यता धीरे धीरे अंत होने लगा। एक कारण ये बताया जाता है कि उनका व्यापार, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण रूप में व्यापार में टिकी हुई थी। आपने देखा होगा कि मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेर सभ्यता से और मेसोपोटामिया सभ्यता से जो है व्यापार करते थे अपना। अब उनका व्यापार इतना बड़ा था कि वो उनका जो मेन था ना, उनका मेन आर्थिक जो जुड़ाव था वो था हमारे किससे था, आर्थिक जुड़ाव किससे जुड़ा हुआ था उनका व्यापार से। अब इसी व्यापार से उनका काम धंधा चल रहा था। अब जब व्यापार ठप पड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, जो मेन बिल्डिंग मेन पावर ही खत्म हो गई है, तो फिर उनका ऐसे बढ़ना मुश्किल था। तो क्या एक ये माना जाता है कि उनका जो है व्यापार उनसे धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता सब क्या है उनका व्यापार धीरे धीरे शिथिल होने लगा था। ये भी कारण बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता समाप्त होने लगी थी। तो कुछ ऐसे कारण थे। और एक और इम्पोर्टेंट कारण था कि आर्यों का आक्रमण। आर्य कौन थे, बाहरी लोग, जो बाहरी वर्ग था वो भारत में आया, भारत में आके विदेशी, हाँ इन्हें हम विदेशी जनजाति कह सकते हैं कि ये जनजाति के रूप में भारत में आए। और उन लोगों ने जिस जगह वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के लोग रह रहे थे उस जगह में क्या है उन लोगों के साथ युद्ध किया और उनको मार दिया। अब इसके हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि ऐसा हुआ था। वो साक्ष्य क्या है, नंबर 1 तो साक्ष्य ये रहा है कि जो हड्डियां मिली है, कंकाल मिले हैं, कंकाल में ना जैसे छुरी से काटे हुए के निशान मिले, जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने युद्ध किया हो, तलवार से मारा हो, यानी कि आक्रमण किया हो। आपने देखा होगा ना पुरानी मूवीज में कैसे राजा महाराजा के बाद जब युद्ध होता था तो भाले तीर वगैरह से वो और चाकू तलवारों से मारते थे, तो उसके निशान मिले हैं खोपड़ियों में, उनके अस्थि कंकाल में। तो निशान मिले। एक तो वजह ये बताई जाती है। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि जब हड़प्पा सभ्यता का लास्ट का पीरियड चल रहा था, यानी कि 1800-1900 ईस्वी के आसपास का, तो उस समय क्या हुआ था ना, इनकी सभ्यता का
अंत होने के लिए एक कारण ये था कि उस टाइम पर ना जो ये कंकालों की संख्या बहुत ढेर सारी मिली, मतलब एक ही जगह से इतने ढेर सारे। अब सोचने वाली बात है कि एक ही जगह से और लगभग उनका टाइम पीरियड भी समान था, इतने ढेर सारे कंकालों का मिलना एक अचरज की बात है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं एक ही बार में मौत हुई है। या तो वो एक वजह ये होगी कि आक्रमण हुआ है, या एक वजह ये रहेगी कि सब लोगों किसी न किसी आपदा की वजह से इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। एंड सेकंड कि वहां पे कुछ भाले वगैरह मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या हुआ था ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग तो भाले वगैरह बनाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं, युद्ध नहीं होता था उस टाइम पर। लेकिन बाद में भाले मिले, हो सकता है कि ये उन विदेशी जाति के हुए हो जो लोग भारत में आए, उन लोगों ने आक्रमण किया हो। तो कुछ ऐसे लगाए जाते हैं अनुमान कि ये कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से हमारी हड़प्पा सभ्यता क्या है, समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी हम इसके पीछे कुछ कह नहीं सकते, एग्जैक्ट कारण नहीं देख सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अभी तक हमने उनकी लिपि नहीं पढ़ी है। जिस दिन उनकी लिपि पढ़ ली ना, उनका सब जो अब तक के राज है सब जो है सब पता चलते जाएंगे हमें। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता में जो इन लोगों जो ये वैज्ञानिक थे, वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन लोगों ने ये बातें कही थी, तो उसमें थे मार्शल डी कौसाम्बी, आपके मार्शल थे, डी कौसाम्बी थे, और भी थे जिन लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग जो है थ्योरी दी थी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत होने के पीछे कहीं ना कहीं ये वजह रही होगी, ठीक है। एक तो ये था कि अंत होने के पीछे की ये वजह रही, ठीक है। और एक ये है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बाद भी एक और सभ्यता आई थी, परवर्ती सभ्यता, उत्तर सभ्यता जिसे कहा जाता है। तो उत्तर हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कुछ अंश मिलते हैं जो कि अब बिखरे हुए थे। बिखरे हुए का मतलब पहले क्या था, ये लोग एक ही जगह में रहते थे पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, अभी जो है आगे के क्षेत्रों में रहने लगे थे। जैसे कि ये है हमारा, अगर मैं मैप ड्रॉ करूं, ये पाकिस्तान से लेकर ये इस तरीके से यहाँ सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, यहाँ इतनी जगहों में ये बिखरे थे पहले जब ये लोग साथ रहते थे। लेकिन बाद में क्या है कि अवशेष कुछ इधर मिलने लगे, कुछ यहाँ मिलने लगे, कुछ मध्य क्षेत्र में मिलने लगे, कुछ प्रतिशत ही दक्षिण की तरफ मिल गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग अपनी तरफ से माइग्रेट हो गए क्योंकि इनका व्यापार नहीं चल रहा था। शायद हो सकता है कोई आपदा आई हो, मे भी हो सकता है कि इनके ऊपर आक्रमण भी हुआ हो, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या करा, माइग्रेशन शुरू कर दिया। अब उस टाइम कोई राजा तो था नहीं जो कि सेना रखे लड़े, तो हो सकता है कि ये लोग युद्ध भी हुआ हो, कुछ कहा नहीं जा सकता इस वक्त। ये माना जाता है कि ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से इनकी जो है हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, फिर आए आर्य जनजाति है। आर्य जनजाति कौन थी? आर्य जो थे ना, ये एक जनजाति थी, खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में माइग्रेट करते हैं चारागाहों के लिए, अपने नए जीवन के लिए, भोजन के लिए जो माइग्रेट करते हैं। तो जो हमारा भारत है, तो हमारे भारत में जो ये मध्य क्षेत्र था, मध्य एशिया वाला क्षेत्र, इसे हम मध्य एशिया का क्षेत्र कहते हैं। ये मध्य एशिया के क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं वर्तमान में बात करें तो या तो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला जो स्थान है मध्य एशिया था। तो यही मध्य एशिया यानी कि चाइना से थोड़ा पीछे और अफगानिस्तान से थोड़ा सा उधर के ईरान की और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के, अफगानिस्तान के और ईरान के पास के क्षेत्र आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो है ये आर्य जनजाति निवास करती थी। लेकिन माना जाता है कि ये लोगों को ये जो थे आर्य जनजाति थे ना, ये दो वर्गों में बटी हुई थी। एक होते थे द्विज और एक होते थे दिकु और द्विज। ये जो है ये दो जनजातियों में इस तरह से बटे हुए थे। तो क्या हुआ, इन लोगों के मध्य में युद्ध हुआ क्योंकि ये युद्ध वाले थे, ये युद्ध अच्छे से करना जानते थे। तो इनके मध्य में युद्ध हुआ। तो युद्ध के बाद जो हार गए थे, हारने के बाद क्या हुआ ना, वो लोग कहाँ, भारत के माइग्रेट हो गए थे। क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ से इन लोगों के लिए भारत की ओर माइग्रेट करना आसान था क्योंकि ये थोड़ा पास पड़ रहा था। तो ये लोगों ने क्या करा कि ये भारत की ओर माइग्रेट हो गए। इस तरीके से ये लोग भारत की ओर आ गए और भारत में इन क्षेत्रों में
जहाँ सिंधु सभ्यता रहती थी कभी, इन क्षेत्रों में इन लोगों ने क्या करा, रहना शुरू करा, निवास। ये लोग क्या हुआ, इन जगह में आए, इन जगह में रहे और क्या हुआ, यहीं पर को अपने आप को बसाना शुरू करा। तो ये जो आर्य थे ना, आर्य विदेशी थे, ठीक है, आर्य जो थे विदेशी थे। आर्य क्या हुआ ना, जो हमारे भारत में रहते थे, मूल जो लोग रहते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग और अन्य लोग भी जो उस टाइम में रहते थे, उन लोगों को इन्होंने क्या कहा, अनार्य, यानी कि इन लोगों ने खुद से अलग बताया उन्हें, यानी कि इन लोगों को, ये लोग खुद से उन्हें अलग बता के अपने साथ नहीं मिलाना चाहते, तो उन्हें क्या कहा इन लोगों ने, अनार्य। आर्य तो ये खुद थे, स्वयं थे। अब जिन लोगों को इन लोगों ने हटाया वो अनार्य थे। आर्यों के जो आर्यों में ये जरूर पता चलता है कि इनके द्वारा युद्ध हुआ था, तो हो सकता है कि ये युद्ध हड़प्पा वासियों के साथ हुआ हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आर्यों ने यहाँ आकर क्या करा था, युद्ध करा था। और युद्ध करने के बाद क्या है, इन लोगों ने यहीं पर बसने लगे। बसने के बाद इन लोगों ने अपना एक यहीं पे बसकर इन लोगों ने सारी अपनी भूमि बनाई और आगे अपना जनजीवन चलाया। तो जो ये आर्य थे ना, ये आर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का आए थे पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारा हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इधर वाला क्षेत्र, ठीक है, इधर वाले क्षेत्र में जो है ये लोग रहने लगे थे, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही ये लोग अभी सीमित है, या अभी बंगाल वगैरह बाद में जाएंगे। अब ये लोग यहाँ तक आए, तो आने के बाद क्या करें, ये लोग यहाँ बसने लगे। बसने के बाद इन लोगों ने अपने कबीले, ये लोग जो थे ना कबीलों में बटे हुए थे। कबीले क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, समुदाय, समाज, छोटा छोटा समाज होता है, ये एक कबीला होता था। जैसे कि मान लिया जाए एक कुछ अभी मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, उस टाइम की अगर थोड़ी बहुत संख्या ले, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों को एक जगह में बसा दिया, कोई पर्टिकुलर स्थान में उन 100 व्यक्तियों को बसाया। मान लीजिए यहाँ पर तो वो 100 व्यक्ति रहे, इन 100 व्यक्तियों में जो ये लोग रहे ना, ये एक ही जगह में रहेंगे और इनका एक प्रमुख होगा, प्रमुख होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो इन 100 लोगों को पाल के रख सके। वरना इनका मन जब चला वो इधर चले गए, कभी इधर चले गए, कभी इनकी पॉलिसी कुछ और बन गई, कभी कुछ, तो ऐसा नहीं होता था। ये जो है ना, ये एक कबीले के रूप में ऐसे बटे हुए थे, कोई कहीं रहता होगा, कोई कहाँ होगा। इनमें जो है कुछ कुछ व्यक्ति थे, किसी में 100, किसी में 50, किसी में 500। ये मैं सिर्फ संख्या अपने हिसाब से बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कबीलों में बटे हुए थे, और इन कबीलों का प्रमुख सरदार जो होता था, एक सरदार होता था, उस सरदार के अंडर ये कबीले वाले रहते थे। तो ये कबीले वाले इस तरीके से ऐसे बटे हुए थे, ठीक है। इन कबीलों का प्रमुख होता था। अब इन सारे कबीलों को भी तो कोई ना कोई देखता होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक ही कबीला होता तो क्या था कि सॉरी, अगर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते तो ये लोग खुद को आर्य कैसे कहते, मतलब एक वंश, एक जनजाति से खुद को डिफाइन कर देते कि हम पूरी एक जनजाति है। अब पूरा इतना बड़ी जनजाति है, तो उनको संभालने के लिए उन लोगों ने कबीले में बांटा। अब उन कबीलों के ऊपर भी तो कोई ना कोई होगा, तो वो होता था प्रमुख राजा होता था, यानी कि इन सबका भी बड़ा कौन होता था, राजा जो है ना, ये प्रमुख होता था, ठीक है। इतना समझ में आया कि जो ये थे छोटे छोटे कबीला और गढ़ में बटे हुए थे, ठीक है। इनके में जो होता था राजा होता था। ये मैं सब आपको थ्योरिकल बताऊंगी, जिसमें आप कल नोट्स भी बनाते जाना। अब जो ये राजा था ना, ये क्या करता था, इसका मेन काम क्या था, जनता की रक्षा करना, युद्ध करना। इनका सबसे ज्यादा काम था युद्ध करना। तो उस टाइम में ना इनका युद्ध हुआ था। ये किससे पता चलता है, ऋग्वेद में पता चलता है कि इन लोगों ने 10 राजाओं का युद्ध, तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था इन लोगों में, जिसमें कुरु पांचाल भी थे। ये सब कल बताया जाएगा कुछ से। तो इन लोगों के मध्य में ना युद्ध होता रहता था। इनका क्या था, एक तो ये लोग युद्ध बहुत करते थे, दूसरा ये पशुपालन और युद्ध इनका मेन था। युद्ध तो होते रहते थे, साथ में इन लोगों की मेन जो आर्थिक रूप से जो इनका कार्य चलता था, वो किससे चलता था, पशुपालन से। ये लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन करके अपनी जो है जरूरतों को पूरा करते थे। ये लोग कृषि कार्य नहीं करते थे, ठीक है, ये लोग कृषि कार्य नहीं करते थे, पशुपालन करते थे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये लोग जो है ना, ये लोग ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता है, लेकिन ये वाली जो थी ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण। अच्छा, एक और चीज, जो ये आर्य जनजाति बाहर से आई थी ना, तो जो ये आर्य जनजाति बाहर से आई थी, बाहर देश से आई थी, तो इसने ना खुद को भी एक तरीके से अभी भी विदेशी ही समझा था। इसने ये खुद जो है आकर यहाँ पूरी तरह से इन लोगों में मिली भी नहीं थी। तो ये जो यहाँ के अनार्य थे ना, ये अनार्यों को निम्न श्रेणी का मानते थे।
इनका मानना था कि हम अच्छे उच्च श्रेणी के हैं और जो यहाँ के लोग हैं वो निम्न श्रेणी के, वो उन्हें अपना दास कहते थे, दास या दस्यु, दस्यु इन्हें कहा जाता था। यानी कि इन लोग खुद को जो यहाँ के व्यक्ति थे उन्हें दस्यु कहा जाता था। क्या कहते थे? दस्यु। या एक तो उन्हें कहते थे, एक उन्हें कहते थे जो जिन्हें ये लोग युद्ध में पकड़ के लाते थे, युद्ध में जो लोग हारते थे उनको भी अपना दास के रूप में मानते थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये इनका युद्ध में ऐसा चलता रहता था। और दूसरी एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण जनजीवन रहता था, कबीलों में बटे हुए थे और जो ग्रामीण रूप से व्यवस्था होती थी होता था, यहाँ कोई भी व्यापार नहीं होता था, पशुपालन में बहुत ज्यादा आधारित थी, कृषि जो ये बाद में शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर राजा का बहुत ज्यादा प्रमुख था, यहाँ राजा प्रमुख था, राजा को आदर किया जाता था। लेकिन अभी राजा उतना प्रमुख नहीं था जितना उत्तर वैदिक काल में बनेगा। अभी ये वैदिक काल में जो राजा प्रमुख होता था, ऋषि मुनि बहुत होते थे, इस काल में ऋषि मुनि बहुत होते थे। और जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था कुछ प्रतिशत थी, ऐसा नहीं कहेगी कि बिल्कुल जो वर्तमान में है चारों स्टेजेस में बढ़ गई थी, ये बाद में हुआ था। यहाँ कुछ प्रतिशत वर्ण व्यवस्था थी, वो दो ही पर आधारित थी, एक तो आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य, आर्य जो ये खुद थे, अनार्य जिनको ये लोग युद्ध में पकड़ के लाते थे, और जो भारतीय थे, जो भारतीय थे, मूल भारतीय थे, उनको इन लोगों ने अनार्य कहा। तो ये खुद को उच्च मानते थे, उनको निम्न मानते थे। ठीक है, तो इस काल में जो ऋषि मुनि थे, तो वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग पाठ करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। और उनके समीप उनके जो शिष्य लोग हैं, शिष्य बैठते थे, वो उसे सुनते थे। क्या हुआ ना, ऐसे ये काल चलता रहा चलता रहा चलता रहा। बाद में जो भी उन्होंने सुना ना, ये सब सुनकर एक संकलित किया गया। किसमें संकलित किया? ऋग्वेद में। ये याद रखना कि वैदिक काल में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लेखन कार्य नहीं होता था। वैदिक काल में कोई भी लेखन कार्य नहीं होता था। इस काल में कोई भी वेद नहीं लिखे गए, सिर्फ और सिर्फ सुने गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सुने गए हैं, बोले गए हैं। अब तक के जो भी वेद चल रहे थे उसे बोले जा रहे थे, सुना जा रहा था, बोला जा रहा था, सुना जा रहा था। इनको बाद में संकलित किया गया। ठीक है, ये जो वेद है बाद में लिखे गए। चलो, लेकिन इसमें पता है क्या, जो ओरिजिनल चीजें बहुत कम रही होगी। आप भी बताओ, मैंने आज आपको एक लेक्चर दिया, मान लीजिए मैं आपकी गुरु हूँ, आप मेरे शिष्य हो, मैंने आपको एक लेक्चर दिया। अब आपने मेरा लेक्चर अपने दिमाग में रखा, लिखा नहीं, दिमाग में रखा। अब कल के दिन आप टीचर बन रहे हो, आपने किसी को वो लेक्चर दिया, तो क्या आप जैसा मैंने बोला एज इट इज वैसा ही अपने शिष्य को दोगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, इतनी ज्यादा हमारी याददाश्त इतनी मजबूत नहीं कि मैं जो वर्ड बोल रही हूँ बिल्कुल एज इट इज आप वो वैसा का वैसा ही वर्ड उन्हें भी बताओ। अब कहीं ना कहीं आप लोग क्या है, कुछ ना कुछ परिस्थितियों के अनुसार भी आपके वर्ड बदलेंगे। जो आपको याद होगा अब आप वो बोल दोगे। जरूरी नहीं मेरे सारे शब्द आपको याद हो, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो फैक्ट है आपको दिमाग में पता होगी, जो आपको बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, तो आप वही अपने बच्चों को बताओगे, आने वाले गुरुओं जो है अपने शिष्यों को बताओगे, फिर वो शिष्य फिर वो अन्य को बताएंगे, फिर वो शिष्य अन्य को बताएंगे। ऐसे करते 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 उनके शब्दों में परिवर्तन होता रहेगा, शब्दों में परिवर्तन होगा और समाज में बदलाव होता रहेगा, क्योंकि परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है। समाज में बदलाव हुआ तो समाज का बदलाव भी उस वर्ड्स में आएगा ही, क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता रहेगा तो वो भी बदलेगा। तो जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में जितनी भी बातें लिखी है, ये एक व्यक्ति से नहीं पहुंची है, ये हजारों ऋषि मुनियों से पहुंची है। हजारों ऋषि मुनि उनके शिष्य, हजारों ऋषि मुनि उनके शिष्य। तो इन लोगों ने बोलते गए लिखते गए, बोलते गए लिखते गए। स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल नहीं लिखते थे, सिर्फ बोला जाता था, सुना जाता था, बोला जाता सुना। जब से इनका लेखन कार्य शुरू हुआ ना, तो धीरे धीरे लिखना शुरू हुआ। कुछ शिष्यों ने कुछ लिखा, फिर कुछ नया आए उन्होंने कुछ लिखा, कुछ नया उन्होंने कुछ नया लिखा। तो ऋग्वेद किसी एक की रचना नहीं है। ठीक है, जितने भी ऋग्वेद क्या, जितने भी चारों वेद है, ये किसी एक की रचना नहीं है, ये अलग अलग लोगों की रचना है। ठीक है, अब वेद कितने हैं, जिसे वैदिक युग कहा है, तो वेद के बारे में तो पढ़ेंगे। वैदिक युग इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं कहा है कि इसी समय में वेद लिखे गए थे, सिर्फ इसलिए कहा गया कि इनकी भाषा ही वेद में आई है। यानी कि इनके द्वारा जो भी आचार व्यवस्था मतलब इनके द्वारा जो भी प्रणाली दैनिक जीवन की अपनाई जाती थी, वही सब कुछ हम जो है वेदों में लिखे गए हैं। तो हमारे जो इन लोगों के द्वारा जितने भी इन लोगों के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं करी गई थी, वो सब क्या है, वेदों में। तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, जो कि कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट वेद जो रहा है वो है ऋग्वेद। इस जो काल है ना, इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो भी कहा गया, जो भी व्यवस्थाएं हुई, वो मेनली ऋग्वेद में लिखी गई है। ऋग्वेद पहला वेद भी है जो कि लिखा गया है। नंबर 2, इसी में जो है इस समाज के बारे में, इन आर्यों के बारे में व्यवस्था का पता चलता है। कहाँ से? ऋग्वेद में। ऋग्वेद सेकंड है यजुर्वेद,
यजुर्वेद, ठीक है। ये 4 जो है वेद निर्माण हुआ था। ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है, जितने भी मंत्र बोले गए थे वो सारे ऋग्वेद में, ठीक है। इसमें सिर्फ गद्य है, गद्य पाठ समझते हैं आप लोग, पद्य और गद्य, सॉरी पद्य पाठ है, पद्य और गद्य। पद्य होती है कविताएं, कविताएं मंत्र के रूप में जो होता है, ये पद्य में है यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में जो है इन्हीं यज्ञों के बारे में इसमें बताया गया है। जो ऋग्वेद में जितनी भी व्यवस्थाएं और यज्ञ है उन्हीं यज्ञों के बारे में और अच्छे से क्या बताया, किसमें बताया गया है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में मतलब एक तरीके से कर्म कांडों के बारे में बताया गया, कैसे यज्ञ करना चाहिए और कौन कौन से यज्ञ के समय मंत्र पढ़ने चाहिए, वो सब पता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में मंत्र है और उन मंत्र को कैसे यूज करते हैं वो बताया है यजुर्वेद में। फिर आता है सामवेद। सामवेद में संगीत समझ लो आप, संगीत मतलब किस लय में उन्हें गाना है, जो मंत्र है, मंत्रों का क्या लय रहेगा, कैसे उसका उच्चारण करना है, वो सब सामवेद में। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है जादू टोना और जो भी औषधीय ज्ञान है वो अथर्ववेद में बताया गया है, ठीक है। ये 4 वेद हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और यही जो है यही हमारा एक साक्ष्य है जो कि वैदिक युग को बताता है, वैदिक युग के बारे में सब कुछ दर्शाता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। आर्य कौन है और आर्यों का क्या कार्य था। ये कबीलाई लोग थे, जनजातियों के रूप में ये लोग भारत में आकर बसे थे। ऐसे चलते चलते इन्होंने अपना शासन बढ़ाया, राजा के रूप में बढ़े और उत्तर वैदिक काल आया। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ ना, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा उच्च मतलब ये है कि अब वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा आ गई थी, वर्ण व्यवस्था आ गई थी। और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगी। ये इसका पूरा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्या था ये सब आपको कल अच्छे से पता चलेगा। बस आज सिर्फ आपको एक हिंट दे देना था कि आखिर ये व्यवस्था है क्या, ये बस ये बताना था कि आर्य क्या है, आर्य जनजाति और वैदिक युग क्या है। अगर आपको इतना समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा, एक और चीज कि इनका काल क्या है, मैंने अभी बताया था कि 1900 ईस्वी तक का, ईस्वी पूर्व तक का हमारी हड़प्पा सभ्यता लगभग खत्म होती चली गई थी। तो उनकी समाप्ति के बाद से 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ये इनका काल है। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक युग रहा है। वैदिक युग कहें या ऋग्वैदिक कहें, ओके। तो इतिहास का आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद कल हम लोग वैदिक युग के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनके द्वारा युद्ध जो किए गए। तो इसके लिए कल आप नोट्स, पेन कॉपी लेकर तैयार रहिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद जो है एक दिन आपके लिए किसी दिन निकालते हैं आपके लिए नोट्स का भी एक सेशन रखेंगे कि कैसे बनाना चाहिए, मोटिवेशन भी वीडियो भी डालेंगे। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लिए अगर आपको ये हमारा पूरा बैच लेना है जिसमें आपको हिंदी, जीएस और उत्तराखंड बैच मिलेगा जो कि 3000 पर ईयर में मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो उसका लिंक भी आपको जल्दी मिल जाएगा। जाएं और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लें, औरों को भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।